जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम लोग अपना एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो चलिए करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। जब दो बिंदु आवेश 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, इनके बीच प्रतिकर्षण बल F है। तो पहले देखिए, हमारा पहले लाइन वाइज लाइन क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ब्रेक कर करके सॉल्व करेंगे, तभी जो है ये अच्छा मेथड है सॉल्व करने का। तो चलिए देखते हैं। जब दो बिंदु आवेश 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो पहले हमारे क्या कहा गया है, दो बिंदु आवेश है। तो मान लीजिए एक बिंदु आवेश ये है और यहाँ पर एक बिंदु आवेश ये है, और ये कितने बोला गया है, 1 मीटर की दूरी पर हमारे 1 मीटर की दूरी पर क्या है, स्थित है। तो इनके बीच क्या बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल। अगर इनके बीच हमारा प्रतिकर्षण बल लग रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों हमारे जो आवेश हैं या तो पॉजिटिव होंगे दोनों, या तो दोनों निगेटिव होंगे, यानी कि इस पे समान आवेश होगा, तभी हमारा क्या है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो देखिए प्लस प्लस, मान लीजिए इस पे प्लस प्लस आवेश है, तो हमारा किस दिशा में बल लगेगा, F हमारा इस दिशा में लगेगा। तो F जो है हमारा क्या, इस दिशा में बल लग रहा है। तो देखिए उसके आगे क्या बोला गया है, अब इन बिंदुओं को 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो अब हमारे जो दोनों बिंदु आवेश हैं, इनको क्या कर दिया जाता है, 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से क्या प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि इससे रिप्लेस कर दिया जाता है। तो देखिए पहले तो हम इन जो ये दोनों बिंदु आवेश है, इनके जो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है उसको निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना प्रतिकर्षण बल लग रहा है, कूलॉम बल के नियम का फार्मूला जो है, कूलॉम बल का फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू क्या है, मान लीजिए इनके बीच की दूरी क्या है, R है, जो कि फार्मूले में हमारा दूरी R दिया रहता है, वो फार्मूला है। तो देखिए K Q1 Q2 अपॉन क्या है, R स्क्वायर। तो ये हमारा सूत्र है। तो यही हमारा, मान लीजिए इन पर बल लग रहा है। ये जो हमारा 1 मीटर दूरी दिया गया है, इसको हम बाद में वैल्यू रखेंगे। तो आगे देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको क्वेश्चन में दिया गया है कि इसको 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो गोलों से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो दो गोले बना लेते हैं, एक गोला ये हो गया मान लीजिए, और मान लीजिए एक गोला ये हो गया। तो देखिए दोनों गोलों का केंद्र ये है, पहले गोले का और दूसरे गोले का। तो यहाँ पर इसके बीच की दूरी क्या है, 1 मीटर, क्योंकि यहाँ पर इनको और इनको प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो ये बीच वाली दूरी तो 1 मीटर दी है, लेकिन यहाँ पर इसकी त्रिज्या क्या है, इतनी हमारी जो त्रिज्या है इसकी, ये क्या है, 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी इतनी जो हमारी त्रिज्या है क्या है, 25 सेंटीमीटर। तो अब देखिए इनके बीच की पूरी दूरी क्या होगी, दोनों गोलों के बीच की पूरी दूरी क्या होगी, यहाँ पर प्रतिकर्षण बल इस दिशा में लग रहा है, यहाँ पर भी। तो देखिए अब इनके बीच की दूरी को हम मान लेते हैं, पूरी दूरी क्या है, R डैश है, R डैश। तो R डैश को चलिए निकालते हैं। पहली बात तो यहाँ पर जब हमारे इसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जिन पर बिंदु आवेश जितना ही आवेश है, मतलब इन बिंदु आवेशों पर जितना आवेश था, जितना पॉजिटिव चार्ज था, उतना ही पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या रहेगा, इन गोलों पर भी रहेगा। तो मान लीजिए इन पर हमारा दो आवेश है, दो नहीं 3 मान लीजिए, तो 3 आवेश था, 3 पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ पर भी क्या है, 3 पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर। तो आगे देखिए हम अपना R डैश निकालते हैं। R डैश क्या हो जाएगा, तो देखिए 1 मीटर तो है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इनकी 1 मीटर लिख लेते हैं। फिर क्या है, फिर 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। जब हम 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, या किसी भी चीज को मीटर में सेंटीमीटर से मीटर में बदलते हैं, तो क्या हो जाता है, 100 का मल्टीप्लाई लग जाता है उसमें। तो यहाँ पर इसमें 100 का मल्टीप्लाई लगेगा, तो क्या होगा, 0.25 मीटर प्लस 0.25 मीटर, क्योंकि यहाँ पर दो गोला है, तो यहाँ पर इनकी त्रिज्या 25-25 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ पर 0.25 मीटर हो जाएगा दो बार। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा,
1.5 मीटर, आप लोग इसको जोड़ लीजिएगा, यहाँ पर 1.5 मीटर आ जाएगा पूरी दूरी इनके बीच की, दोनों गोलों के, यहाँ से लेकर शुरू से लेकर यहाँ तक। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब जो यहाँ पर बल लग रहा है, जो हमारा बिंदु आवेशों को गोलों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जिन पर कि जितना आवेश बिंदु आवेशों पर था उतना ही आवेश हमारे गोलों पर है। तो देखिए इनके बीच कितना बल लगेगा उसको हम लोग निकालते हैं कूलॉम के बल सूत्र से। तो देखिए यहाँ पर K, Q1, Q2 ये सब तो समान रहेगा, केवल हमारी क्या है दूरी चेंज हुई है, दूरी को हमने नई दूरी निकली है तो उसको हमने क्या माना है r डैश, तो यहाँ पर हो जाएगा r डैश का स्क्वायर। अब देखिए आगे क्या किया गया है, आगे क्या करना है, आगे हमारा हम क्या करेंगे, मान लीजिए समीकरण 1 है और मान लीजिए समीकरण है क्या 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इनका हम डिवाइड लगा देते हैं। देखिए क्या आता है, F, ये बल मान लीजिए F डैश है क्योंकि दोनों समान हो जाएगा, तो यहाँ पर F बाई क्या होगा, F बाई हो जाएगा हमारा F डैश और इक्वल टू क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, समीकरण 1, और यहाँ पर K Q1 Q2 अपॉन R डैश का स्क्वायर। तो लिखते हैं इसको K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जब हमारा देखिए डिवाइड में जाएगा तो क्या होगा, ये रिवर्स उलट जाएगा, यहाँ पर एक समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से कोई भी चीज जो लास्ट में लिखी जाएगी उसका अगर किसी भी चीज का अगर भाग है तो उसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो पलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर गुणा में लिखिए, नीचे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है, तो क्या हो जाएगा r डैश का स्क्वायर अपॉन K Q1 Q2। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में है इतना, यहाँ पर ये इतना मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा इतना कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आया हमारा F बाई F डैश, हमारा क्या आया देखिए R का स्क्वायर, क्या आया हमारा R डैश का होल स्क्वायर, यहाँ पर R डैश का स्क्वायर और R स्क्वायर, ये हमारा या आ गया, दोनों का अनुपात आ गया F और F डैश का, मतलब जो बिंदु आवेश पर जितना बल लग रहा था यहाँ पर और इनको जो गोलों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था उनके बीच जितना बल लग रहा था, दोनों का हमारा अनुपात आ गया। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना है वैल्यू देखिए r डैश का स्क्वायर और r स्क्वायर का वैल्यू तो हमारा क्या है 1 है, तो पहले समीकरण में देखिए यहाँ पर वैल्यू हमारा 1 मीटर है, तो 1 है तो इसका कोई मतलब होगा नहीं लिखने से भी, तो वो 1 ही रहेगा। तो देखिए r डैश का वैल्यू हमने कितना निकाला था 1.5 मीटर, तो यहाँ पर F बाई F डैश क्या आएगा 1.5 मीटर का जो है हम क्या करेंगे स्क्वायर। अब देखिए हमारा F डैश हमको निकालना है क्या निकालना है, देखिए आगे क्वेश्चन पढ़िए, इनके केंद्र के बीच की दूरी 1 मीटर है तो दोनों स्थितियों में प्रतिकर्षण बल की तुलना कीजिए। मतलब इस स्थिति में और इस स्थिति में हमारा क्या बोला है, प्रतिकर्षण बल की तुलना करने को बोला गया है। तो देखिए F डैश हमारा क्या आएगा, क्योंकि हम ये F डैश इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि देखिए हमारा F तो हमको पहले से दिया गया है और इन दोनों को तुलना करने को बोला है कि यहाँ पर हमारा प्रतिकर्षण बल ज्यादा होगा कि कम, मतलब पहले के सापेक्ष जब हम दूसरे इस गोले के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो उसमें हमारा प्रतिकर्षण बल घटेगा कि बढ़ेगा। तो देखिए हमारा क्या आएगा F इक्वल टू F डैश इज इक्वल टू F बाई 1.5 मीटर का स्क्वायर। तो देखिए अगर जब हम अब पहला हमारा क्या था बल F था, अब उसमें हमारा 1.5 का डिवाइड लगेगा उसके स्क्वायर का, तो क्या होगा हमारा पहले जो बल था उससे तो कम ही आएगा। मान लीजिए किसी चीज में डिवाइड लगता है किसी चीज का, तो जो जिसमें डिवाइड लगता है उससे हमारी वैल्यू कम आती है। अगर मान लीजिए यहाँ 4 होता और यहाँ पर 2 डिवाइड लगता तो क्या आता 2 आता, 4 से कम ही आता। तो वैसे ही हमारा F डैश क्या आएगा F से कम आएगा, इसकी वैल्यू F से कम आएगी क्योंकि यहाँ पर इसका डिवाइड लग रहा है। तो हमारा इसमें जो हमारा ऑप्शन दिया गया है इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला,
ये देखिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एफ डैश हमारा छोटा है और एफ बल हमारा क्या है, बड़ा है। इसके बिंदु आवेशों के बीच हमारा ज्यादा प्रतिकर्षण बल लग रहा है, और जो इसको हम गोलों द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं जब, तो इनके बीच हमारा कम हो जाता है बल। देखिए, तो अगर आपको ऑप्शन वाला क्वेश्चन आ गया तो ये तो हमारा लॉन्ग मेथड था। अगर हम शॉर्ट में इसको करना चाहें तो देखिए यहाँ पर जगह है की कमी है थोड़ा, तो देखिए एफ है, एक यही फार्मूला हम लोग लगाएंगे कूलॉम के बल का। तो देखिए F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो जब हमारा क्या होगा, जब हमारा इनके बीच की दूरी बढ़ेगी तो हमारा बल क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर इनके बीच की दूरी जितना दिया गया था उतना था, यहाँ पर इनके बीच की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। तो अगर बीच की दूरी बढ़ेगी तो हमारा बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे भी आप लोग पता लगा सकते हैं। ये शॉर्ट मेथड है, ये फॉर्मूला का है कि यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के। ये सूत्र से पता चलता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में प्रदर्शित निकाय के लिए Q का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए Q पर हमारा क्या हो, परिणामी बल 0 हो। तो ये चित्र दिया गया है हमको और बोला गया है क्या कि परिणामी बल ज्ञात कीजिए, Q का वह मान ज्ञात कीजिए, कैपिटल Q बोला है कि इसकी वह वैल्यू ज्ञात कीजिए जिसके लिए हमारा इसकी क्या हो, इसका परिणामी बल क्या हो, 0 हो। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले फिगर में देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहले परिणामी बल आप किसी भी के ऊपर निकाल सकते हैं, तो हम इसके ऊपर निकाल रहे हैं परिणामी बल। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है, प्लस क्यू यहाँ पर प्लस प्लस आवेश है तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो पहला तो हमारा यही हो जाता है कि यहाँ पर बल कितना लग रहा है, यहाँ पर प्रतिकर्षण बल निकालेंगे। यहाँ पर देखिए इस पर परिणामी निकाल रहे हैं तो क्या होना चाहिए, सेम परिमाण का बल विपरीत दिशा में भी होना चाहिए। तो पहले हम इसको निकालते हैं। चलिए सॉल्यूशन क्या है, F इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल के कितना लग रहा है, प्लस क्यू प्लस प्लस के बीच, यहाँ पर दोनों स्मॉल क्यू है। तो देखिए के Q1, क्योंकि यहाँ पर दोनों आवेश हमारे समान है परिमाण में, दिशा में ही केवल विपरीत है, तो हम क्या लिख देंगे, K इंटू Q इंटू Q। अब देखिए हमारे इनके बीच की दूरी क्या होगी, इनके बीच की दूरी देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पर ये क्या है, विकर्ण है पूरा, तो यही हमको विकर्ण निकालना है। ये पूरा हमको दिया गया है वर्ग, तो वर्ग का अगर हमको विकर्ण निकालना होता है तो सूत्र होता है a√2। अब ए हमारी भुजा दी गई है, यहाँ पर मान लीजिए अगर भुजा 5 होती तो हमारा क्या हो जाता, 5√2। तो ए भुजा के साथ में उसका √2 लिखते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला है, आप लोग देख लीजिए। ये हमारा क्या है, वर्ग के विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या है, a√2। इसी से हम लोग निकाले हैं। सॉरी, आप लोग यहाँ पर इसको देख लीजिए, फिर हम मिटा देते हैं a√2, इसी से निकाला गया है। तो a क्या है, a दिया गया है, a हमारा ये है, और यहाँ पर √2, तो क्या हो जाता है, ये हमारी भुजा हो जाएगी। ओके, इनके बीच की दूरी ये विकर्ण निकल जाएगा, तो इनके बीच की दूरी ये हो जाएगी। तो देखिए आगे क्या है, आगे करेंगे इसको, तो आगे हमारा क्या होगा, k q का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन a√2, ये हमारा हो जाएगा। तो आगे देखिए, अब आगे चलते हैं। हमारा इस पर परिणामी बल हमको 0 निकालना है। अगर इस पर हमको क्या चाहिए, परिणामी बल 0 चाहिए, तो इस दिशा में, इस डायरेक्शन में बल लगना चाहिए, इस डायरेक्शन में बल लगना चाहिए। ये आवेश इस पर बल लगाना चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर विपरीत दिशा में बल लगना चाहिए और यहाँ पर भी विपरीत दिशा में बल लगना चाहिए, वो भी सेम परिमाण का, तभी हम यहाँ पर परिणामी 0 निकाल पाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ये और ये बल जो है हमारा, ये और ये हमारा जो है बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो भुजा है, ये जो भुजा है, इसके ये वर्ग है, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर ये जितना बल लगाएगा, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, जब तक ये क्यू हमारा कैपिटल क्यू जब तक माइनस नहीं होगा
तब तक ये इस पर आकर्षण बल नहीं लगेगा इन दोनों के बीच। तो देखिए, अब आगे देखिए इनके बीच कितना बल लग रहा है वो पता करते हैं। मान लीजिए हमारा क्या है, ये F1 है, हम लोगों ने क्या निकाला है F1। इस पर हमारा परिणामी कितना है, इसको हमने निकाला है। परिणामी नहीं सॉरी, इस पर ये Q1 जो हमारा Q आवेश है, ये इसके ऊपर कितना बल लग रहा है उसको हम लोगों ने क्या किया है, निकाला है। तो आगे देखिए, अब हम निकालेंगे कि यहाँ पर इन दोनों के बीच कितना आकर्षण बल लग रहा है, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है। तो देखिए जितना आकर्षण बल यहाँ लगेगा उतना ही यहाँ लगेगा। अब देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं F2 और इसको मान लेते हैं F3, क्योंकि थोड़ा आसान रहेगा। यहाँ पर बराबर है F2 बराबर F3 है, ये हमारा ये दोनों बराबर है। अब ये क्या होगा, के Q1 Q2 के Q1 नहीं सॉरी के Q1 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर Q कैपिटल Q है और यहाँ पर स्मॉल Q, के Q अपॉन इनके बीच की दूरी क्या है, a है, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर। ये दोनों बराबर हैं, इन दोनों के बीच हमारा प्रतिकर्षण बल आकर्षण बल जो लग रहा है वो बराबर होगा। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है, के Q अपॉन a स्क्वायर। अब इसमें हम इसको मान लेते हैं F के बराबर है, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो इसको हम एक मान लेते हैं कि ये हमारा बल F के बराबर है। इन दोनों को हम एक मान लेते हैं F के बराबर है, क्योंकि ये अभी हम आगे हमारे काम आएगा। अब आगे क्या करेंगे, आगे देखिए इनके बीच क्या करेंगे, इनका F2 और F3 के जो हमारा परिणामी कैसे निकाला जाता है, देखिए क्लास 11th का टॉपिक है ये। तो जब हमारा कोई ऐसे फोर्स दिया रहता है, इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगता है और इस डायरेक्शन में भी बल लगता है, विपरीत विपरीत दिशा में, तो यहाँ पर हम लोग परिणामी निकाल सकते हैं। उसका सूत्र क्या होता है, उसका सूत्र देखिए, आई थिंक यहाँ पर होगा नहीं, तो इसको हम लोगों को क्या करना होगा, मिटा देना होगा। तो मिटा देते हैं, कर लेते हैं अपना। तो F2 देखिए, अब आगे क्या होगा, इनका परिणामी कैसे निकालेंगे, R इज इक्वल टू अंडर रूट F2, देखिए क्या है, F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर। क्यों यहाँ पर cos 90 डिग्री भी होता है सूत्र में, उसको हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर cos 90 का मान 0 हो जाएगा, फिर पूरा ये 0 बन जाएगा। प्लस में होता है F2 इंटू F3 करके cos 90 होता है, तो उसका कोई यहाँ पर मोटिव नहीं है, मतलब नहीं है। तो आगे देखिए F2 और F3 क्या दिया गया है, F2 और F3 का हम लोग जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट में क्या आएगा, अंडर रूट में 2f आ जाएगा। ये f क्यों लिखा गया है यहाँ पर, इसका आप लोग विस्तार में कर लीजिएगा। ये f क्यों लिखा गया है यहाँ पर देखिए, क्योंकि हम लोगों ने F2 और F3 को क्या माना था, f, तो यहाँ पर अंडर रूट 2 आया और इसके साथ में हमने लिख दिया f। अब आगे देखिए हमारा क्या आ गया, r, परिणामी हमारा आ गया r। अब परिणामी चूंकि आ गया है तो क्या करेंगे हम इसके साथ, देखिए परिणामी आ गया है अंडर रूट 2f। अब देखिए एक फिगर से समझते हैं कि क्या करना है आगे, ये फिगर बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर हमारा क्या आया है, सॉरी थोड़ा अच्छा नहीं बन पा रहा है, तो हमारा ये क्या आया है, ये पूरा 90 डिग्री है, ये हमारा पूरा क्या है 90 डिग्री है। तो ये हमारा क्या आया है, यहाँ पर भी बल लग रहा है और यहाँ इस दिशा में, तो यहाँ पर परिणामी क्या आया है अंडर रूट 2f। तो अंडर रूट 2f है, पूरा 90 डिग्री है। अब इसको हम लोग आगे ले जाएंगे, तो ये क्या है F1 है। क्वेश्चन में आप पहले फिगर में देखिए, ये हमारा क्या था, ये F1 था। तो सॉरी, अब हमारा यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये पूरा हमारा 90 डिग्री है, इसको करके ऐसे लिखा गया है 90 डिग्री, तो ये हमारा 55 हो जाएगा। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो ये 55 डिग्री है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो ये लाइन अगर हम आगे लेते हैं, बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे है। देखिए एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट 2f को और f को हमारा क्या है, बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 45 डिग्री दोनों है,
तो हमारा क्या है, दोनों कोड बराबर हैं, तो इनको भी हम लोग बराबर करेंगे। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या निकालना है कि Q का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए Q पर परिणामी बल 0 हो। तो अगर हमको परिणामी निकालना है, मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ पर इसके इतना ही परिमाण का बल क्या होना चाहिए, विपरीत दिशा में होना चाहिए, तभी परिणामी। तो देखिए परिणामी आया है, तो देखिए अब क्या करेंगे, √2f को हम क्या करते हैं, किसके बराबर करेंगे, F1 के बराबर करेंगे। तो √2f की वैल्यू हमारी क्या है, अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, √2f इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया है F1, तो हम क्या करेंगे, f की वैल्यू रखेंगे और F1 की वैल्यू रखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, Q का मान यहाँ से आ सकता है। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर ये दोनों बराबर थे, इसलिए हमने क्या किया, इसको बराबर किया है। तो देखिए आगे क्या करेंगे, f की वैल्यू रखेंगे। अब देखिए f की वैल्यू हमारी क्या है, f की वैल्यू हमने निकाला है √2 k q अपॉन में क्या है, a स्क्वायर है, इक्वल टू किसके बराबर, F1 के। तो देखिए F1 की वैल्यू क्या है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया फॉर्मूले से, यहाँ पर होगा हमारा इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये अंडर रूट से हट जाएगा, तो ये 2a स्क्वायर आएगा। क्योंकि फॉर्मूला तो हम ध्यान नहीं दिए होंगे, तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू क्या है, F1 की KQ स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब देखिए अब क्या होगा, अब यहाँ से 2a स्क्वायर से स्क्वायर क्या है, कैंसिल हो जाएगा, एक Q से Q स्क्वायर से Q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से K कांस्टेंट से K कांस्टेंट हमारा कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, देखिए √2 Q इज इक्वल टू हमारा Q/2 ये बचा। तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी थी, Q की। तो देखिए Q की वैल्यू क्या आएगी, Q इज इक्वल टू हमारा यहाँ Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए Q/√, यहाँ पर 2√2, ये हमारा Q का वैल्यू आ जाएगा, जिस पर हमारी क्या होगी, इस Q के मान पर हमारा इसका परिणामी स्मॉल q का परिणामी हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस पर जो कि हमारा यहाँ पर जगह नहीं खाली था, तो हमने इसको मिटा दिया था। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन, निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हमारे दो बिंदु आवेश हैं, जिनके बीच का न्यूनतम मान क्या होगा, जिनके बीच बल का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो निर्वात में स्थित हमारे दो बिंदु आवेश हैं, इनका सॉल्यूशन देखिए। निर्वात में हमारे स्थित दो बिंदु आवेश हैं, जिनको हम मान लेते हैं, ये Q1 है, ये Q2 है। इनके बीच की दूरी हमारी क्या दे रखी है, 1 मीटर। और हमको क्या पूछा गया है, इनके बीच हमारा कितना न्यूनतम बल कितना होगा। ये निर्वात में स्थित हैं पूरे। तो देखिए इनके बीच हम न्यूनतम बल कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहले लिखेंगे हमारा F मिनिमम क्या होता है, न्यूनतम। F मिनिमम क्या होगा, कूलॉम बल का फार्मूला जो होगा वही हम यहाँ पर लिखेंगे याद करने के लिए, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए K की वैल्यू क्या होती है, 9, K एक नियतांक है जिसकी वैल्यू होती है फिक्स, तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो इनमें Q1 आवेश हमारा, क्योंकि हमें यहाँ पर मिनिमम बल ज्ञात करना है, सबसे न्यूनतम बल भी ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर जो आवेश है उसको भी न्यूनतम लेंगे। तो न्यूनतम आवेश क्या होता है, किसी जो हमारा सबसे न्यूनतम आवेश का मान होता है, जो मान लीजिए किसी वस्तु पर जो सबसे न्यूनतम आवेश हो सकता है, वो क्या हो सकता है, एक यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप लोगों को पता भी है, 1.6 1.6 × 10⁻⁻⁻ क्या है, -19 कूलॉम। तो ये हमारा क्या है, सबसे न्यूनतम मान हो सकता है आवेश का किसी वस्तु पर। तो देखिए यहाँ पर दो Q1 Q2 है, दो आवेश है, तो इनका 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। मिनिमम बल निकालना है, न्यूनतम बल 1.6 × 10⁻⁻19 × 1.6 × 10⁻⁻19 -19। अब देखिए इनका हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पर r क्या है, हमारी दूरी है, दोनों आवेशों के बीच की कितनी दूरी है, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 1 मीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब आप लोग इसका क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। जो क्वेश्चन का मीनिंग था वो हमने आपको समझा दिया है, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं हम अपने को अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक यूरेनियम है, यूरेनियम 238 है, जिसके नाभिक में अल्फा कण उत्सर्जित करता है। जो हमारा यूरेनियम है वो क्या करता है, अल्फा कण उत्सर्जित कर रहा है अपने नाभिक से। तो इसका हमारा ये जो नीचे है क्या है, ये इनके प्रोटॉनों की संख्या है। तो आगे देखिए, यदि किसी क्षण यानी कि यदि किसी वक्त पर अल्फा कण हमारे विघटित नाभिक के केंद्र से, अल्फा कण जो है यदि किसी वक्त पर हमारे विघटित नाभिक के केंद्र से, नाभिक जब विघटित हो जाता है तो उसके केंद्र से हमारे इतने दूरी पर हो जाते हैं, तो हमको क्या याद करना है, तब अल्फा कण क्या है, अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। मतलब जब हमारे क्या है, अल्फा कण किसी क्षण पर अल्फा कण विघटित नाभिक के केंद्र से इतने दूरी पर हो, तब हमको क्या ज्ञात करना है, अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, वो हमको निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या है इसका, स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन देखिए। पहले तो हम समझ लेते हैं कि यूरेनियम क्या होता है। यूरेनियम हमारा एक रेडियो एक्टिव, रेडियोधर्मी क्या होता है, तत्व होता है, जो कि अल्फा कण उत्सर्जित करता है। अल्फा कण क्या होते हैं, अल्फा कण जो हमारे ये अल्फा कण को हम हीलियम कहते हैं। अल्फा कण और हीलियम कण हमारे क्या होते हैं, समान होते हैं। क्यों समान होते हैं, क्योंकि जो अल्फा कण और अल्फा कण और जो हीलियम की संरचना क्या होती है, दोनों की समान होती है। जितने हमारे क्या होते हैं, अल्फा कण के नाभिक में जितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उतने ही हीलियम के नाभिक में भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इसलिए हम लोग हीलियम और अल्फा कण को क्या मानते हैं, सेम मानते हैं, समान मानते हैं। तो देखिए हम पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले तो यूरेनियम के बारे में लिखेंगे। यूरेनियम क्या है, पहला हमारा पॉइंट है यूरेनियम। यूरेनियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव मेटल है, आप लोग लिख लीजिएगा। और यहाँ पर ये क्या कर रहा है, अल्फा कण उत्सर्जित कर रहा है, अपने नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित कर रहा है। तो आगे क्या हो रहा है, अल्फा कण जो कि हमारे क्या होते हैं, अल्फा कण होते हैं हीलियम, He, हीलियम। तो अल्फा कण को हीलियम कहते हैं, ये अल्फा कण है, अल्फा कण को ही हम लोग हीलियम कह देते हैं, क्योंकि इन दोनों की संरचना बिल्कुल समान होती है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यूरेनियम पर हमारा क्या, यूरेनियम पर कितना आवेश है उसको हम लोग याद करेंगे। तो यूरेनियम क्या है, यूरेनियम देखिए यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हीलियम पर कितना आवेश है उसको याद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके नाभिक से क्या निकल रहा है, हीलियम निकल रहा है, जो कि अल्फा कण है हीलियम जिसको कहते हैं। तो देखिए हीलियम के अंदर जो हमारे होते हैं दो प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हीलियम के नाभिक में क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। तो इन पर क्या हो गया, हमारा 2+2 आवेश हो गया, +2 आवेश हो गया हीलियम पर। अब आगे देखिए, आगे क्या है, हीलियम पर कितना आवेश हो गया, +2 आवेश। जब हमारे यूरेनियम क्या है, यूरेनियम जब हमारा अल्फा कण उत्सर्जित कर चुका होता है तो क्या बन जाता है, दूसरा पॉइंट देखिए, जब हीलियम हमारा अल्फा कण उत्सर्जित कर चुका होता है तो बन जाता है थोरियम। तो थोरियम क्या होता है, थोरियम का परमाणु भार जो होता है वो 234 होता है, और इसकी क्या होता है, इसकी जो परमाणु संख्या होती है 90। तो इस पर थोरियम पर कितना आवेश होता है वो देखिए, थोरियम पर आवेश होता है यहाँ पर 90, यहाँ पर इसके नाभिक में 90 प्रोटॉन होते हैं। तो इस पर क्या हो जाएगा, +90 आवेश हमारा हो जाएगा, +90 E। अब देखिए इसको आगे कैसे निकालते हैं,
आगे निकालने के लिए हमारा, आप लोगों को पता है कि किसी वस्तु पर सबसे न्यूनतम आवेश जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19। तो देखिए यहाँ पर दो, क्योंकि यहाँ पर दो है तो इनका क्या करेंगे, और ये है क्या, आवेश, हमारा आवेश है। तो देखिए 1.6 गुणे 10 की घात क्या हो जाएगी, -19। तो इससे 2 गुणा हम लोग क्या कर देंगे, ये कर देंगे, तो क्या निकल कर आएगा हमारा 3 पॉइंट क्या हो जाएगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 क्या, कूलॉम। तो ये हमारा हीलियम पर जितना आवेश था वहां पर ये निकल कर आया। अब देखिए थोरियम पर कितना आवेश है ये हम लोग निकाल लेते हैं। थोरियम पर 90 क्या है, प्रोटॉन है। तो 90 से जो मिनिमम जो हमारा होता है, जो न्यूनतम आवेश होता है किसी भी वस्तु पर हो सकता है, उससे गुणा कर देंगे। तो 90 इंटू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या है, -19। तो आगे देखिए इसका जब इससे गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है, 144 इंटू 10 क्या है, -19। तो हमको इसको थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखना होता है, क्योंकि आंसर इसको हम लोग अगर चेंज नहीं करेंगे तो आंसर में बदलाव आ सकता है, बदल सकता है। तो देखिए हम 144 को 1.44 जब लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर 10 की घात 2 अलग से आ जाएगा और 10 की घात 10⁻⁻19 अलग से आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो अंकों तक हम लोग क्या किए हैं, दशमलव लगा दिए हैं। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये 10 की घात 2 इसमें गुणा हो जाएगा। अगर हम लोग इसको फिर से ऐसे बनाना चाहते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करके 144 बन जाता है। तो देखिए आगे ये क्या है, 1.44 इंटू, अब देखिए यहाँ पर जब बेस समान हो तो क्या हो जाते हैं, हमारी घातें क्या हो जाती हैं, पावर जुड़ जाती है। तो देखिए इनको जोड़ेंगे +2 -19, तो हमारा क्या आ जाएगा 1.44 इंटू 10 क्या है, +2 -19। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -10 कितना आ जाएगा, -17। ये हमारा क्या आ गया, थोरियम पर आवेश, इतने कूलॉम आवेश है। तो आप इसको ये हमारा क्या है, ये शुरुआती यूरेनियम जब हमारा अल्फा कण उत्सर्जित कर रहा था तब का आवेश निकल कर आया है, और जब यूरेनियम हमारा अल्फा कण उत्सर्जित कर चुका होता है उसके बाद जब थोरियम बन जाता है अल्फा कण उत्सर्जित करने के बाद, उस तब का हमारा आवेश आया है, इसके विघटित होने के बाद का, इसके नाभिक के विघटित होने के बाद का आवेश ये आया है। तो इसको हम लोग Q1 Q2 कह सकते हैं। तो आगे देखिए अब क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी हमको क्या दे रखी है, तीसरा पॉइंट जो है, पॉइंट बाई पॉइंट आप लोग लिखते जाइएगा। तीसरा पॉइंट है 9 गुणा 10 की घात -15 मीटर। तो यहाँ पर क्या है, 9 इंटू 9 गुणा 10 की घात -15 मीटर। इनके बीच की जो दूरी है विघटित होने के पहले की और विघटित होने के बाद की, इनके नाभिक के दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये है 9 गुणा 10 की घात -15 मीटर। तो इतनी है, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को r कह देते हैं। तो ये r है, इतना मीटर दे रखा है। अब हम लोग पूछा क्या है कि इनके मीटर दूरी हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। तो हमको पूछा है क्या, विघटित नाभिक के केंद्र से इतने मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। तो हमको पूछा है कि अल्फा कण जो है उस पर कितना बल कार्यरत होगा, वो हमको बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, कूलॉम के नियम से, देखिए कूलॉम बल से क्या करेंगे, कूलॉम बल के सूत्र से देखिए आगे हमारा क्या निकलेगा, अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत है वो हमारा निकलेगा। तो देखिए आगे क्या है, F अल्फा
क्योंकि अल्फा पर हमारा क्या पूछा है, इस पर कितना बल कार्यरत है। तो देखिए एफ अल्फा इज इक्वल टू क्या है, Q1 हमारा ये है, विघटित होने के पहले का आवेश ये है, विघटित होने के बाद का आवेश ये है, उसका नाभिक। तो देखिए के जो कि नियतांक होता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है 9 गुणे 10 की घात 9, और इनटू में Q1 हमारा क्या है, ये है 3.2 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब देखिए Q2 हमारा क्या है, ये है Q2 है 1.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17, 10 टू द पावर माइनस 17। अब यहाँ पर अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया ऊपर कि के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के का मान यहाँ पर मैंने लिख दिया, Q1 Q2 जो कि ये है, इसके वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब यहाँ पर आर जो है, आर का स्क्वायर करेंगे। इन दोनों के बीच की दूरी क्या दे रखी है, इन दोनों के बीच की, यूरेनियम थोरियम की बीच की दूरी हमारी दे रखी है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, 9 गुणे 10 की घात माइनस 15 मीटर। तो इसका हम लोग क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। अब पार्ट बचा है पूरा का पूरा कैलकुलेशन का। तो कैलकुलेशन आप लोग के भरोसे में छोड़ रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन आप लोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप लोगों की प्रैक्टिस भी होगी, एग्जाम में करने की आप लोगों को प्रैक्टिस भी होगी, तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो देखिए कैलकुलेशन कैसे करिएगा आप लोग, मैं बता देता हूँ कुछ। तो पहले तो आप यहाँ क्या कर लीजिएगा, पहले जो हमारे दोनों आवेश दे रखे हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इन दोनों को क्या करिएगा, पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा, इन दोनों का गुणा करके जो आएगा उसको निकाल लीजिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो इसका और इसका गुणा करके पहले निकाल लीजिएगा, जो आएगा वो यहाँ पर पुट कर दीजिएगा वैल्यू, Q1 इंटू Q2 के स्थान पर ये पुट कर दीजिएगा। के जो कि नियतांक है उसकी वैल्यू फिक्स है, वो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, वो पहले से फिक्स है। तो देखिए आर स्क्वायर जो है हमारा, इनके बीच की दूरी कितनी है, 9 इंटू 10 टू द पावर क्या है माइनस 15। तो इनके बीच की दूरी के स्क्वायर को आप लोग इनको 2 बार गुणा करके आप लोग निकाल लीजिएगा, इनका क्या आएगा, इनका ये क्या आएगा। तो आप लोग ऐसे इसकी वैल्यू पुट करके, इसका स्क्वायर करके इसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, जो आएगा, इन दोनों का गुणा करके इसकी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, जो आएगा। और यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ कि यहाँ पर क्या आएगा, 512 न्यूटन, न्यूटन जो कि हमारा बल का मात्रक होता है, 512 न्यूटन हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा इसके कैलकुलेशन के बाद। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन है धातु के अत्यंत सूक्ष्म गोले वायु में 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो पहले तो हमारा क्या बोला गया है क्वेश्चन में बोला गया है, सॉल्यूशन देखिए डायरेक्ट, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो धातु के अत्यंत सूक्ष्म गोले क्या है, धातु के अत्यंत सूक्ष्म गोले यानी कि बहुत छोटे गोले हैं, ये हमारे क्या है 3 मीटर की दूरी पर कहाँ पर रखे गए हैं, वायु में रखे गए हैं। इनके बीच की दूरी क्या है, 3 मीटर है। तो अत्यंत सूक्ष्म गोले हमारे 3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। अब आगे देखिए, प्रत्येक गोले पर 10 की घात माइनस 6 कूलम आवेश है। तो प्रत्येक गोला जो है उस पर 10 की घात माइनस 6 कूलम आवेश है, यानी कि दोनों पर समान आवेश है। तो दोनों पर हमारा क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, दोनों प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को। तो देखिए हमारा पहला क्या बोला है इसमें निकालने को, गोलों के बीच कार्यरत स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों के बीच हमारा जो कि समान है तो प्रतिकर्षित करेंगे ही, तो इन दोनों के बीच बोला है कि प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इनके प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करते हैं। तो पहला हम पार्ट कर लेते हैं, पहले इनके प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करते हैं। ये हमारे क्या है, वायु में ये गोले दे रखे हैं, तो प्रतिकर्षण बल हमारा क्या आएगा, देखिए के, ये वही फार्मूला लगेगा कूलॉम बल का, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये आप लोग फार्मूला जरूर से जरूर इसका डेरिवेशन भी करवाया है, और ये फार्मूला जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। तो के की वैल्यू तो आप लोग को
याद हो ही गई होगी, 9 इंटू 10⁻9। Q1 का मान हमारा क्या है, दोनों पर समान आवेश है, तो दोनों पर हमारे क्या है, समान आवेश है, 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6। तो अपॉन में क्या होगा, आर स्क्वायर, इनके बीच की दूरी 3 मीटर है, तो 3 इंटू 3, 3 गुणे 3। तो अब देखिए इसका कैलकुलेशन करते हैं। इसका कैलकुलेशन क्या होगा, इसको हम लोग लिख लेते हैं, सॉरी इसको हम लोग लिख लेते हैं। इसका देखिए इन सब का बेस समान है, तो इनकी घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। 9 माइनस 6 क्या होगा, 3 होगा, तो 3 माइनस 6 क्या होगा, -3 आएगा। तो 9 इंटू 10⁻³ अपॉन 9। अब यहाँ पर हमारा ये आ गया। अब देखिए इनके बीच जो हमारा बल कार्य कर रहा है इतने न्यूटन का है। तो आगे देखिए, आगे क्या है, दूसरे वाले में बोला क्या गया है, दूसरे वाले में बोला गया है कि यदि गोलों को उतनी ही दूरी पर जल में, यानी कि उनका माध्यम चेंज कर दिया जाता है, उनको जल में रख दिया जाता है, दोनों आवेशों को हमारे जो है इनको जल में रख दिया जाता है, और जल का परावैद्युतांक क्या होता है, 80 होता है, 80। तो रखा जाए तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान कितना होगा। तो इनको हम लोग अगर इनका माध्यम चेंज करके वायु से जल में रख देते हैं, तो इनका हमारा क्या है, पूछा गया है कि इनके बीच प्रतिकर्षण बल कितना होगा। तो देखिए इसका फार्मूला है F माध्यम इज इक्वल टू F एयर, एयर जो कि पहले हम लोगों ने निकाला है AIR, एयर जो कि वायु में इनके बीच कितना बल कार्य कर रहा था, प्रतिकर्षण बल, और उसके बाद एप्सिलॉन आर जो कि हमारा क्या है, परावैद्युतांक है। तो देखिए ये वैल्यू रखेंगे आप लोग, और यहाँ पर ये वैल्यू रखेंगे एप्सिलॉन आर का मान हमारा जल के लिए क्या होता है, 80 होता है, 80। इनकी वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁻³ अपॉन 9, इनकी पूरी वैल्यू एक बार रखते हैं, तो एप्सिलॉन आर है 80। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग इनके अंदर का मल्टीप्लाई करते हैं इनके बाहर वाले का, तो हमारा क्या आएगा, देखिए 9 इंटू 10⁻³ अपॉन 9 इंटू 80। तो ये आएगा, इसके कैलकुलेशन करने पर हमारा क्या होगा, इनको अगर हम जल में रखते हैं, इनका माध्यम चेंज करते हैं, तो इनके बीच जितना बल लगेगा वो हमारा आ जाएगा। तो चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे नीचे स्क्रीन पे। तो क्या है, देखिए इसमें 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट में क्या बोला गया है हमको, दो एक समान विलगित चालक गोले A तथा V एक दूसरे से d दूरी पर रखे गए हैं। तो पहले समझिए कि विलगित चालक गोले क्या हैं। विलगित चालक गोले उसे कहते हैं जो किसी भी रूप से किसी अन्य वस्तु या किसी अन्य चालक से विद्युत रूप से क्या है, संपर्क में नहीं है। विलगित का मतलब कि बिल्कुल अलग थलग है, बिल्कुल भी वो किसी भी वस्तु से या किसी भी चालक से संपर्क में नहीं है। तो विलगित का अर्थ ये हो गया। तो देखिए अब दो एक समान विलगित चालक गोले A तथा B एक दूसरे से d दूरी पर क्या है, रखे गए हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए इसका स्टेप बाय स्टेप क्या है कि दो हमारे क्या है विलगित चालक गोले हैं। तो मान लीजिए पहला ये है और दूसरा ये है। ये पहला और दूसरा विलगित चालक गोला, ये दोनों क्या है, d दूरी पर रखे गए हैं। इनके बीच की दूरी क्या है, d। अब बोला क्या गया है कि d का मान गोलों के आकार की तुलना में बहुत बड़ा है, यानी कि जो है हमारा क्या, इन दोनों गोलों के बीच की दूरी इतनी है कि इन दोनों गोलों के आकार से हमारा कोई उतना फर्क नहीं पड़ता है। इन दोनों गोलों के आकार से हमारे इनके बीच की दूरी d बहुत ज्यादा है, यही हमारा बोला गया है। तो देखिए गोले A पर आवेश प्लस Q है, इस गोले A पर जो कि हमारा A है और ये B गोला है। तो गोले A पर बोला गया है क्या है, प्लस Q आवेश है, और गोला B हमारा क्या है, विद्युत रूप से उदासीन है। इसका मतलब इस पर नेट आवेश जो है 0 है, ये विद्युत रूप से उदासीन है।
तो इन बोला गया है कि इन गोलों के बीच हमारा वैद्युत बल, कितना वैद्युत बल कार्यरत है वो ज्ञात कीजिए। तो वही फिर से हम लोग क्या करेंगे, कूलॉम बल के नियम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए क्या है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाता है, कूलॉम बल के नियम का क्या सूत्र हो जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, देखिए K की वैल्यू तो आप लोग को पता है 9 इंटू 10⁹ याद हो गई होगी। और यहाँ पर Q1 और Q2 क्या है, Q1 जो कि प्लस Q है, प्लस Q आवेश है हमारा, और Q2 जो है क्या है, Q2 है क्या, Q2 उदासीन है, तो इसलिए हम इस पर नेट आवेश क्या है, 0 है, शून्य है, तो ये शून्य है। तो यहाँ पर अपॉन इनके बीच की दूरी d है, तो d का क्या है, स्क्वायर। तो देखिए क्योंकि यहाँ पर पूरा 0 है तो पूरा ये जो हमारा हो जाएगा, पूरा ये 0 हो जाएगा, और 0 बटा कुछ भी होता है, कोई भी संख्या है, कोई भी अचर, वो 0 हो जाता है। ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो इन दोनों गोलों के बीच जो हमारा बल कार्यरत है वो 0 है, इनका वैल्यू जो हमारा 0 आ जाएगा, क्योंकि एक पर तो प्लस Q आवेश है और एक हमारा क्या है, उदासीन है, तो इन पर कोई बल नहीं लगेगा, ना आकर्षण जैसा कोई बल, ना प्रतिकर्षण जैसा कोई बल लगेगा। आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगने के लिए क्या होना चाहिए, हमारा या इन दूसरे गोले पर भी कोई ना कोई आवेश होना जरूरी है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर क्यू नेट ज्ञात करेंगे, मतलब नेट आवेश Q क्या है, क्यू नेट क्या है, मतलब कि हमारा जो पूरा आवेश क्या है वो क्या निकल कर आता है। तो पहले पर हमारा क्या है, Q है, और दूसरा क्या है, 0 है, ये विद्युत रूप से उदासीन है, तो Q हमारा क्या निकल कर आया, इस पर जो हमारा क्या है, इस निकाय पर जो पूरा का पूरा आवेश है वो Q है। तो अगले पार्ट पर चलते हैं इस क्वेश्चन के हम, ये तो सॉल्व हो गया। तो बी वाला पार्ट देखिए आप लोग स्क्रीन पर नीचे। अब यदि गोलों को क्षणिक रूप से पतले तार द्वारा जोड़कर हटा दिया जाता है, तब तार में होकर क्या, कितना आवेश स्थानांतरित होगा। अब देखिए ये गोला है हमारा, इस पर Q चार्ज था पहले से। अब इसमें क्या किया जाता है कि इनको और इनको हमारा तार द्वारा, ये तो दूरी है, तार नहीं है, इसको तार मत समझिए, मान लीजिए तार है, तो इनको तार द्वारा हमारा क्या जोड़ दिया जाता है इस गोले के साथ, इस गोले को। तो क्या हो जाएगा, जब किसी वस्तु पर जितना आवेश होता है और जो वस्तु उदासीन होती है, तो जब तक हमारा ये Q आवेश जितना है उतना बराबर आवेश इस पर नहीं दे देता, यानी कि दोनों पर जब तक समान आवेश नहीं आ जाते, तब तक क्या होगा, जब तार किसी चालक तार द्वारा जोड़ेंगे हम, तो इन पर आवेशों का क्या हो जाएगा, समान वितरण हो जाएगा। तो देखिए इस पर क्या आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर Q है, तो आधा आवेश इस पर चला जाएगा और आधा आवेश इस पर आ जाएगा। अब देखिए दूसरे, ये तो पहला पार्ट है हमारा ए वाला। अब बी वाला देखिए, बी वाला हम यहाँ करते हैं, बी वाला देखिए क्या है, बी वाला भी इसी से करते हैं। बी वाला हमारा क्या है, दो गोले हैं, दोनों गोलों को हम क्या करते हैं, एक बार तार द्वारा, किसी चालक तार द्वारा जोड़कर उसके बाद हटा देते हैं, हटा देते हैं, तार को हटा देते हैं। तो इन पर जो आवेशों का समान वितरण हो जाता है, इस पर Q था, तो आधा आवेश इस पर चला जाता है और आधा आवेश इस पर आ जाता है। मान लीजिए Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, तो देखिए इनके बीच की दूरी क्या है, d है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ Q/2 आवेश इस पर आ जाएगा, Q/2 आवेश इस पर आ जाएगा, क्योंकि अब देखिए Q/2 प्लस Q/2 आप लोग जब करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारा Q आवेश आ जाएगा। तो आवेशों का आधा आधा वितरण हो गया है, बढ़ गया है आवेश। तो अब क्या पूछा गया है इसमें, देखिए कितने आवेश स्थानांतरित होते हैं वो पूछा गया है, तो हम लोगों ने निकाला। तार हटाने के बाद गोले के बीच कितना विद्युत बल कार्यरत होगा। जब पूछा गया कि जब इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं चालक तार द्वारा, और जब हटा दिया जाता है वो चालक तार, तो पूछा गया है कि इन दोनों के बीच कितना बल हमारा कार्यरत होगा। तो उसको निकालने के लिए कूलॉम बल के नियम से जो सूत्र आता है उसको यूज करते हैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इस सूत्र के हिसाब से हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो F इज इक्वल टू K, हमारा जो दोनों आवेशों का मान क्या दिया गया है, सेम है,
क्योंकि यहाँ पर समान आवेश है तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा दोनों के बीच। यहाँ पर समान आवेश आ गए हैं उस चालक तार के द्वारा, तो Q/2 इंटू Q/2 यहाँ पर इसका भी, तो ये क्या हो जाएगा, R हमारा क्या है, R का स्क्वायर है, तो इनके बीच D का स्क्वायर है। तो इसको आप लोग फुल सॉल्व करते हैं, देखिए K ऊपर क्या हो जाएगा, Q इंटू Q, Q/2 Q/2, तो हमारा इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2 2 2 से 4 और यहाँ पर Q स्क्वायर, Q स्क्वायर बाई 4, तो देखिए यहाँ पर D का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये अगर इसको हम नीचे लेकर आते हैं तो देखिए क्या होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे लेकर आएंगे। F इज इक्वल टू K Q का स्क्वायर अपॉन 4D का स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। पूछा गया था कि इन दोनों के बीच क्या है, कितना बल हमारा कार्यरत होगा, कितना वैद्युत बल कार्यरत होगा, तो ये हमारा निकल कर आएगा इस फॉर्मूले से। आई होप आप लोगों को ये दोनों समझ में आ गया होगा। तो तीसरा देखिए स्क्रीन पर नीचे, तीसरा क्या है, अब यदि आप लोग क्या करिएगा कि क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा, सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए अब यदि गोले को पतले तार द्वारा भूसंपर्कित कर तार हटा दिया जाए, तो देखिए अब तीसरा वाला क्या है, तीसरा यहाँ पर देखिए, तीसरा है सी वाला, तो सी वाला देखिए, अब यदि गोले को, दोनों गोले हैं, Q/2 आवेश था, यहाँ पर Q/2 आवेश था, तो अब क्या करते हैं कि गोले को किसी चालक तार द्वारा भूसंपर्कित करके हटा दिया जाता है, इनके बीच की दूरी क्या है, D है, वही चल रहा है अभी भी। तो बोला गया है कि गोलों के बीच कितना वैद्युत बल कार्यरत होगा। अब इसको हम लोग क्या कहें, भूसंपर्कित का अर्थ होता है कि भूमि से हम लोग इसको संपर्क करके किसी चालक तार द्वारा हटा देते हैं। तो जब हम ये गोले पर कितना आवेश था, Q/2, तो क्या करते हैं, भूसंपर्कित कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा गोला उदासीन हो जाएगा, क्योंकि जब हम भूसंपर्कित करते हैं तो नीचे से जो हमारे आवेश आते हैं और इसको क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं भूमि में से। तो अब ये हमारा गोला उदासीन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दूसरे फिगर बनाते हैं, Q/2, इनके बीच की दूरी D, यहाँ पर Q, यहाँ पर ये हो जाएगा पूरी तरीके से क्या, उदासीन हो जाएगा, इनको वो संपर्कित करके हमने हटा दिया, तो ये हो जाएगा उदासीन। अब देखिए वही आएगा जो हमारा यहाँ आया था, वही आंसर यहाँ भी आएगा। देखिए क्या आएगा, यहाँ पर निकालना है, यहाँ पर ही निकाल देते हैं, चलिए देख लीजिए। F, इनके बीच क्या बोला है, इनके बीच अब बल ज्ञात कीजिए कि जब वो संपर्कित करके हटा देते हैं तब। F इज इक्वल टू वही है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू K हमारा क्या है, 9 इंटू 10⁹, ये तो कांस्टेंट है, और हमारा ये Q1 क्या है, Q1 है Q/2 इंटू हमारा जो ये क्या है, Q1 है Q/2, ये क्या है, उदासीन है, इस पर नेट आवेश क्या है, शून्य है। अगर किसी पर नेट आवेश शून्य होता है तभी उदासीन होता है। मान लीजिए उदासीन जैसे ये वस्तु है कोई, इस पर +2 और -2 आवेश है, तो क्या हो जाएगा, 0, तो ये हमारा उदासीन कहलाएगा। नेट आवेश जब किसी वस्तु पर 0 होता है तो उदासीन कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर 0 लिखेंगे, अब अपॉन क्या है, R स्क्वायर, इनके बीच की दूरी का स्क्वायर करेंगे, D का स्क्वायर। अब देखिए पूरा, क्योंकि यहाँ पर 0 है तो इनके मल्टीप्लाई में पूरा 0 हो जाएगा, और अपॉन में 0 की कोई भी चीज आती है बटे में तो वो भी 0 हो जाती है। 0 की ये खासियत है। आई होप आप लोग पूरा का पूरा समझ पाए होंगे जितने क्वेश्चन हमने किए हैं। तो अब चलिए आगे चलते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे स्क्रीन पर देखिए। अगला क्वेश्चन 10 हमारे गोले हैं, 10 ग्राम के तांबे के 2 गोले वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तो देखिए इसमें पहले हम बना लेते हैं 2 गोलों को।
जो कि हमारे हैं 10-10 ग्राम के 2 गोले हैं। ये भी 10 ग्राम का है और ये भी 10 ग्राम का है। 10 ग्राम 10 ग्राम 2 गोले हैं जो कि हमारे वायु में रखे गए हैं, जिनके बीच की दूरी क्या है 10 सेंटीमीटर है। तो इनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। अगर हम 10 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, इससे क्या करेंगे 100 का क्या करेंगे, इनमें डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.1 मीटर आएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 0.1 मीटर, इनके बीच की दूरी है मीटर में। ये हमारे क्या है, पहला गोला ए है, दूसरा गोला बी है। आगे क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक 10 की घात 6 तांबे के परमाणु के लिए, मतलब प्रत्येक 10 की घात 6 तांबे के परमाणुओं के लिए हमारा एक गोले से इलेक्ट्रॉन दूसरे गोले पर क्या होता है, स्थानांतरित होता है। तो स्थानांतरित किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर 10 की घात 6 तांबे के क्या आ गए, परमाणु आ गए, तो उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन इस गोले से इस गोले पर स्थानांतरित हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन हमारा इस गोले से इस गोले पर स्थानांतरित होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारा गोला हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा ऋणात्मक आवेशित, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए इस गोले पर और ये हो गया हमारा क्या ऋणावेशित। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं और इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये धनावेशित हो गया। अब आगे देखिए, आगे क्या है, क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के बाद दोनों गोलों के बीच कूलॉम बल की गणना कीजिए। तो जब हमारा 10 की घात 6 क्या है, 10 की घात 6 परमाणुओं के लिए एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाता है, तो उनके लिए क्या करेंगे, उनके लिए स्थानांतरित होने के बाद एक इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बीच कितना बल लग रहा है उसकी गणना करने को बोला है। और आप लोगों को कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला क्या है, देखिए अवोगाद्रो संख्या दिया गया है जो कि हमारा है 6.022 इंटू 10⁻23 प्रति मोल। तो देखिए यहाँ पर मतलब इसका मतलब है कि एक मोल में हमारे अवोगाद्रो संख्या जो होता है, एक मोल में जितने परमाणु होते हैं उनको दिखाता है। अब तांबे का परमाणु भार दिया गया है 63.5 ग्राम और इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होते हैं वो दिया गया है। क्योंकि हम बल की गणना कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर चिन्ह नहीं लेते हैं आवेश में। तो देखिए आगे आगे का क्या है, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसके सॉल्यूशन में पहला स्टेप क्या है, देखिए पहला स्टेप है हमारा, क्या करेंगे पहले स्टेप में 10 ग्राम जो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, यहाँ पर 10 ग्राम इसका क्या है, द्रव्यमान है इसका तांबे का। तो ये 10 ग्राम तांबा है, यहाँ पर 10 ग्राम तांबे पर परमाणुओं की क्या करेंगे, की संख्या निकालेंगे। यहाँ पर 10 ग्राम तांबे पर कितने परमाणु है उसकी संख्या निकालेंगे। तो पहला इसमें पॉइंट हो जाएगा हमारा, पहला क्या हो जाएगा, पहला देखिए इसमें करेंगे क्या कि यहाँ पर अवोगाद्रो संख्या हमारी कितनी दे रखी है, 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल। तो देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, एटम हमारा जो परमाणु है तांबे पर कितना दे रखा है 63.5 ग्राम, जो ग्राम जी आर एम लिख देता हूँ समझ लीजिए आप लोग। तो ये किसके बराबर होता है, 1 मोल के, और ये हमारा किसके इक्वल टू इसके किसके बराबर होता है, अवोगाद्रो संख्या के 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है, मोल है। तो देखिए अवोगाद्रो संख्या, क्योंकि अवोगाद्रो संख्या हमारा एक मोल में कितने परमाणु होते हैं उसको प्रदर्शित करता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। क्योंकि एक मोल में इतने ग्राम तांबा क्या है, इतने ग्राम तांबे पर हमारा इतने परमाणु हैं, क्योंकि यहाँ ये 1 मोल के बराबर है। तो देखिए आगे क्या करेंगे, आगे का स्टेप इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम लोग क्या करें, इतने ग्राम तांबे पर हमारा इतना परमाणु है, क्योंकि ये दोनों इसके बराबर हैं, ये इसको प्रदर्शित करता है अवोगाद्रो संख्या, इसको एक मोल में जितने परमाणु होते हैं उसको दर्शाता है, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। तो देखिए अगर हम लोग क्या करेंगे, 1 ग्राम पर क्या करेंगे, तांबे के परमाणु की गणना करेंगे, तो 1 ग्राम पर हमारा क्या आ जाएगा, 1 ग्राम पर
तांबे तो 1 ग्राम पर तांबे के परमाणु कितने आएंगे? 63.5 इसके डिवाइड में लग जाएगा, क्योंकि 1 मोल में जो कि इतना है इसकी इतने परमाणु होते थे, तो अवोगाद्रो संख्या के डिवाइड में इसको ये लग जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा? 1 ग्राम के बराबर 1 ग्राम पर कितने तांबे के परमाणु होते हैं वो आ जाएगा। तो 63.5 ये डिवाइड में हो गया, भाग में लग गया। अब अगला क्या है? अगला स्टेप इसमें अगला है हमको क्या करना है? 10 ग्राम तांबे पर परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो 10 ग्राम लिख लेते हैं। 10 ग्राम 10 ग्राम, तो 10 ग्राम तांबे पर परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें हम क्या कर देंगे? ये 1 ग्राम का क्या है? परमाणुओं की संख्या है। 1 ग्राम तांबे पर परमाणुओं की संख्या में अगर 10 ग्राम का निकालना है तो इसमें 10 ग्राम का गुणा कर देंगे, 10 का गुणा कर देंगे। 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 63.5 इंटू 10। तो हमारा क्या आ जाएगा? इतने परमाणु यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो इसको कैलकुलेट करने पर इसकी वैल्यू क्या आएगी आप लोगों को? इसकी वैल्यू आएगी 9.48 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर हो जाएगा 22। तो हमारा ये 22 आ जाएगा। तो आगे देखिए, आगे क्या है? हमने क्या कर लिया? 10 ग्राम तांबे पर परमाणुओं की संख्या को ज्ञात कर लिया है। इतने परमाणु हैं 10 ग्राम तांबे पर। अब अगला स्टेप इसमें क्या है? हमारा दूसरा स्टेप देखिए। हमारा जो दूसरा स्टेप है इसमें होगा क्या? इसमें हम करेंगे कुल आवेश, जितने आवेश गोले 1 से तांबे के गोले 1 से स्थानांतरित होकर गोले बी पर जा रहे हैं, तो उनकी गणना करेंगे। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की गणना। तो देखिए दूसरे स्टेप में हम करते हैं कि कुल आवेश जो स्थानांतरित हो रहे हैं गोले ए से गोले बी पर, कुल इलेक्ट्रॉन, उनकी हम गणना करते हैं। तो ये कैसे करेंगे? देखिए हम लोगों ने क्या निकाला है? 10 ग्राम तांबे पर परमाणु की संख्या कितनी है? इतनी है 9.48 इंटू 10 टू द पावर 22। तो 10 ग्राम तांबे पर इतने परमाणु हमारे हैं। तो इसका अर्थ है कि हमारे कुल परमाणु हम लोगों ने निकाला है क्वेश्चन में जितना है वो इतना है। अब हमको निकालना है कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो देखिए हमारे 10 की घात 6, पहला पॉइंट क्या है? 10 की घात 6 परमाणु पर 10 की घात 6 परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। स्थानांतरित हो रहे हैं। तो आगे 10 की घात 6 परमाणु पर हमारे एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। इसका अर्थ है कि जो हमारा 10 की घात 6 परमाणु अगर इस पर आ जाएंगे तो इस गोले से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा गोले बी पर, जो कि हमने बताया कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। तो आगे देखिए यहाँ पर कुल स्थानांतरित हम लिख लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। कुल स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की गणना। तो देखिए कैसे करेंगे? हमारा कुल आवेश कितना है? ये है, और इतने परमाणु पे कुल परमाणु इतना है, इतने परमाणु पे हमारे एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं। तो क्या करेंगे? टोटल ट्रांसफर्ड आवेश, आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिएगा इसको, टोटल हिंदी में लिख लीजिएगा, अभी बोल दूंगा। ट्रांसफर्ड चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल ट्रांसफर्ड आवेश का मतलब होता है कि कुल स्थानांतरित आवेश हमारे कितने हैं। कुल स्थानांतरित आवेश कितने हैं? पूरा हमारा कुल परमाणु कितना है? इतना है।
9.48 इंटू 10⁻22 अपॉन जितने पर एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा है जितने परमाणु पर, वो है 10⁶। तो उसमें हम 10⁶ का डिवाइड लगाएंगे तो हमारा देखिए कितना आएगा, ये कितना निकल कर आता है हमारा, तो ये निकल कर आता है हमारा 9.48 इंटू 10⁻16। तो ये हमारा 10⁻6 है, ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 22 में से माइनस होगा 6 तो कितना आएगा, 16 आएगा। तो देखिए 9.48 इंटू 10⁻16 जो हमारा ये क्या है, ये हमारा टोटल क्या आ गया, टोटल जो हमारे इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए हैं गोले ए से गोले बी पर, वो निकल कर आ गया। अब देखिए तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, तीसरा स्टेप है इसका जो कि लास्ट है, हम लोग इस पर करते हैं क्या कि प्रत्येक गोले पर हम लोग क्या करते हैं, आवेशों की गणना करते हैं, कुल जो आवेश है उसको निकालते हैं कि कुल आवेश हमारे कितने आते हैं, दोनों गोलों पर हमारे कुल आवेश निकलकर कितने आते हैं। तो उसको कैसे करते हैं, उसको देखिए हम लोगों एक फार्मूला है Q इज इक्वल टू एन ई। एन हमारा है नंबर ऑफ, कितना है, कुल आवेशों की संख्या जो हमने निकाला है, क्या कुल आवेशों की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं, तो एन क्या है, नंबर ऑफ चार्ज है, नंबर ऑफ चार्ज, और ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूनतम आवेश होता है वो। तो हम लोगों ने क्या निकाला है, Q को क्या निकाला है, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने नंबर ऑफ चार्ज जो परमाणु है कितने, नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, इसको क्या निकाला है 9.48 इंटू 10⁻16 इंटू एक इलेक्ट्रॉन पर सबसे न्यूनतम आवेश क्या होता है, इसको चिन्ह नहीं लेंगे यहाँ पर क्योंकि बल की गणना हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो 1.6 इंटू 10⁻, क्या होगा, एक दशमलव, ये कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर न्यूनतम आवेश हमारा कितना होता है, ये होता है -19, ये कूलॉम होता है। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आवेश हमारा क्या निकल कर आता है, टोटल आवेश निकल कर आता है 0.15 हमारा क्या होता है, अप्रॉक्सीमेट में अगर हम देखें तो 7 हो जाता है, 157। तो हमारा क्या आ गया, टोटल आवेश आ गया। अब देखिए कूलॉम के नियम का इस्तेमाल करते हैं, कूलॉम बल से, कूलॉम बल से क्या होगा, देखिए हम दोनों के बीच कितना बल लग रहा है इसको निकालेंगे, के Q1 Q2 अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, आंसर आएगा। मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 और Q1 और Q2 जो कि सेम है, तो हमारे दोनों सेम आवेश हैं। तो देखिए ये दोनों क्या निकल कर आए हैं, टोटल आवेश कितना आया है हमारा 0.15। टोटल आवेश हम लोगों ने कितना निकाला था, टोटल आवेश हमारा इतना आया है, तो 0.157 इंटू 0.157 अपॉन क्या हो जाएगा, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी मीटर में 0.1 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। जब आप लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, जो हमारा निकल कर आएगा वो आंसर होगा। तो आप लोग इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो इसका आंसर निकल कर आएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे स्क्रीन पर देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं। दो समान बिंदु जिस पर हमारे क्या है प्रत्येक आवेश हमारा क्या है 3 माइक्रोकूलम आवेश है, जिस पर समान आवेश है। सॉल्यूशन देखिए इसका क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पहले लिख लेते हैं कि दो समान बिंदु हैं, दो हमारे 2 पॉइंट्स हो गए, मान लो ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए, जिन पर क्या है प्रत्येक पर हमारा समान आवेश है जो कि है 3 माइक्रोकूलम। अब देखिए ये दोनों हमारे जो है, ये दोनों बिंदु एक निश्चित दूरी पर मीटर में रखे गए हैं।
तो यदि उन्हें आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तथा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप पर रखा जाता है, तब उनके मध्य उत्पन्न स्थिर वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा ये दिया है सदिश में आई कैप जे कैप के कैप और 2 आई कैप 3 जे कैप और प्लस 3 के कैप, ये हमारा इनका पोजीशन वेक्टर दिया है, स्थिति सदिश दिया है। तो इनसे देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे इनके बीच की दूरी को। तो इनकी स्थिति सदिश को हम लोग मान लेते हैं कुछ इस प्रकार। मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट करके एक रेखा खींचते हैं और यहाँ पर ये एक रेखा खींचते हैं। तो मान लेते हैं ये जो बिंदु हमारा है ये क्या है, कोई भी बिंदु मान लीजिए P मान लेते हैं। तो ये इनका मान लीजिए पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है। ये इनको इनकी स्थिति को दर्शाता है, इनका ओरिजिन पॉइंट है। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर जो हो जाएगा R1 वेक्टर है और R2 वेक्टर। तो R1 और R2 हमारा क्या है, R1 है हमारा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और R2 हमारा है दूसरा वाला 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, पोजीशन वेक्टर हैं, इनके दिए गए हैं। अब इन दोनों जो बिंदु हमारे हैं इनके अगर हम बीच के ये दोनों अगर सदिश दे रखे हैं तो इनके बीच का हम लोग सदिश निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, इनके बीच में जो सदिश आएगा उसको आर सदिश उसको मान लेते हैं, आर सदिश। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच मान लीजिए आर सदिश है। तो आर सदिश को हम लोग कैसे निकालेंगे, आर सदिश देखिए आर सदिश इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा R2 सदिश, दूसरे सदिश को माइनस कर देंगे पहले सदिश से। तो हमारा क्या आ जाएगा, दोनों स्थिति सदिश दे रखे थे इस दोनों बिंदुओं के, तो हमारा दूसरे वाले सदिश को माइनस कर देते हैं किससे, पहले वाले सदिश से। तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, इन दोनों बिंदुओं के बीच जो सदिश आर सदिश है वो निकल कर आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, R2 हमारा क्या दे रखा है, R2 है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। इनको हम माइनस करते हैं किससे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो कैप इसलिए क्योंकि ये दिशा को दिखाता है, इसलिए इस पर कैप लगाते हैं। तो देखिए जो हमारा आई वाला आई के साथ माइनस होगा, जे वाला जे के साथ, के वाला के के साथ, ये सदिश का रूल है। तो 2i माइनस क्या हो जाएगा, आई के साथ, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर आई कैप, केवल बचेगा आई कैप। प्लस में क्या होगा, प्लस में यहाँ पर माइनस का चिन्ह है इसलिए माइनस। अब देखिए 3 जे कैप हमारा माइनस होगा किससे, माइनस होगा इससे प्लस ये 3 जे कैप माइनस होगा जे से, तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पर, अरे ये चल नहीं रहा है, तो 2 जे कैप प्लस में क्या होगा 3 के कैप को अगर हम माइनस करेंगे के कैप से तो 2 के कैप यहाँ पर आएगा। तो ये हमारा जो आया है ये क्या हो गया, ये जो आया है ये हो गया हमारा आर सदिश। ये आर सदिश हमारा निकल कर आ गया, इन दोनों के बीच का सदिश। अब इसी सदिश से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं के बीच का परिमाण निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे परिमाण, देखिए परिमाण जो कि कैसे निकालेंगे, आर वेक्टर का हम लोग परिमाण निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इनको अंडर रूट लेके क्या करते हैं, अंडर रूट ले लेंगे और एक एक का स्क्वायर करके जोड़ देंगे हर एक का। आई कैप के साथ में जो है उसका स्क्वायर करेंगे और जे कैप के कैप के इसी प्रकार से इनका सभी का स्क्वायर करके अंडर रूट लेके जोड़ देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, इनका परिमाण आ जाएगा। तो देखिए आई कैप के साथ में 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस जे कैप के साथ में 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस में के कैप के साथ में भी 2 है तो 2 का स्क्वायर। तो देखिए क्या निकल कर आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 2 का स्क्वायर होगा 4, ये दोनों जुड़ेंगे तो 8 आ जाएगा और 8 में 1 जुड़ेगा तो क्या 9, तो 9 का अंडर रूट क्या होता है 3। तो हमारा क्या यहाँ पर निकल कर आ गया 3। क्वेश्चन में बोला था कि जो इनके बीच का परिमाण है जो वही हमारी दूरी है, परिमाण निकल कर आ गया दूरी। तो ये क्या है मीटर में है, तो ये हमारा क्या है मीटर में दिया गया है क्वेश्चन में ही।
तो अब क्या बोला है, उनके मध्य उत्पन्न स्थिर वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। हम लोगों ने r दूरी को फाइंड कर लिया है। अब क्या करना है, इनके मध्य जो हमारा स्थिर वैद्युत बल है उसको ज्ञात कर लेते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। कूलॉम बल का फार्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये दोनों समान आवेश है क्योंकि यहाँ पर 3 माइक्रो कूलॉम आवेश लग रहा है, 3 माइक्रो कूलॉम। तो माइक्रो का मतलब होता है क्या, 10 की घात जो होती है -6 होती है। तो यहाँ पर देखिए दोनों पर समान आवेश लग रहा है, Q1 और Q2 पर दोनों बराबर हैं। तो K की वैल्यू आप लोगों को मालूम है 9 × 10⁹ और इंटू में क्या होगा, ये 3 माइक्रो कूलम आवेश, तो 3 गुणा 10, जो माइक्रो कूलम हमारा होता है, माइक्रो की मतलब माइक्रो का अर्थ होता है 10 की घात -6, और इसका हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये क्या दिया है, 2 बार हमारा दिया गया है। 2 आवेश हैं जो कि सेम है तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा। और r को हमने क्या निकाला है, 3 मीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा निकल कर आता है क्या, ये हमारा क्या आएगा, दोनों बिंदुओं के बीच जो स्थिर वैद्युत बल हमारा यहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो आप लोग इसका कैलकुलेशन करिएगा, जो निकल कर आएगा आंसर, और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आंसर कितना आया। तो चलिए देखते हैं हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत को। अध्यारोपण का सिद्धांत जिसको हम कूलॉम के नियम के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। किसी दिए गए आवेश पर लगने वाला स्थिर वैद्युत बल अन्य सभी आवेशों के कारण उस पर लगने वाले बलों का सदिश योग होता है। कोई आवेश है जिस पर हमारे 2-3 आवेश मिलकर बल लगा रहे हैं, तो क्या होगा, उसका अगर हम लोग सदिश योग निकालेंगे, मान लीजिए ये आवेश है, इस पर ये तीनों आवेश मिलकर बल लगा रहे हैं, तो इस सिवाय इस आवेश के, क्योंकि कोई आवेश खुद पर कैसे बल लगाएगा, तो खुद पर कोई आवेश बल नहीं लगा सकता है। इतना तो आप लोग कॉमन सेंस से ही मतलब समझ सकते हैं। तो ये तीनों आवेश इस पर बल लगा रहे हैं, तो इसमें बताया गया है इस सिद्धांत में कि अगर इस आवेश पर हमारा इसका क्या निकालना हो, इसका सदिश योग निकालना हो इस आवेश पर बल का, तो कैसे निकालेंगे। देखिए F वो क्या हो जाता है, वो इन सभी आवेशों के सदिश योग के बराबर हो जाता है जो इस पर हमारा बल होता है। तो देखिए F सदिश सॉरी F1 सॉरी प्लस F2 प्लस F3, उसके बाद हम लोग डॉट प्लस में करके डॉट करके Fn, मतलब n नंबर तक, n संख्या तक कोई आवेश हो सकता है। मान लीजिए 100 हो सकता है, यहाँ पर आगे भी और नंबर्स हो सकते हैं जो यहाँ पर इस आवेश पर बल लगा सकते हैं। तो Fn तक इस पे यहाँ पर सदिश है, तो Fn तक जो हमारा बल लगेगा वो क्या होगा, F पर जो बल लगेगा इन सभी आवेशों के सभी आवेश जो मिलकर इस पर बल लगा रहे हैं उनके बलों का सदिश योग के बराबर होगा इस पर जो हमारा बल आएगा, जिस आवेश पर बल लग रहा है। तो ये हमारा है क्या है, अध्यारोपण का सिद्धांत है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो धन्यवाद आप लोगों को, आशा करता हूँ कि आप लोग ये लेक्चर समझ पाए होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में।